हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो से हम इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। और सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस सेंटअप एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। तो क्योंकि हमारा मेन टारगेट एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करना है, तो हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सेंटअप एग्जाम के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से गॉसन का प्रथम नियम कौन सा है? तो लॉ ऑफ डिमनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों गॉसन के नियम हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये गॉसन का पहला नियम था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन, बहुत ही क्वेश्चन है। यूटिलिटी के दो अप्रोच होते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या होता है और इसे किसने स्टार्ट किया था, किसने इसने प्रोपाउंड किया था, और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, इसका आंसर अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, तो यूटिलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति से। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडम स्मिथ। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्पादन के कौन से साधन है? तो लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिगत इकाई। वही इकोनॉमिक एग्रीगेट और नेशनल इनकम, इन दोनों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही ब्रांच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब सेवन नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता था? कहा जाता था एडम स्मिथ को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एट नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, ये क्या होता है? सबसे पहले इसे जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसे मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करूंगा वहां मैं हर एक छोटे से छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में कवर करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो इसे अभी आप रिवाइज कर लो, अदरवाइज जब मैं सब्जेक्टिव को स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम में इसे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस, ये किसने कहा था? ये कहा था फ्राइडमैन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देने वाला कौन था? हु गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? तो ये दिया था मार्शल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, उस वक्त का नाम क्या है जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, तो वो कर्व जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दर्शाता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। 12 नंबर क्वेश्चन है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया था। लॉ ऑफ डिमनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों को किसने स्टार्ट किया था? इसके विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? गॉसन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, तो इसे हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर 15 नंबर क्वेश्चन है उपयोगिता की माप की जाती है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाई, तो यूटिलिटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुद्रा के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। तो जब सभी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें जो यूटिलिटी मिलती है उन सभी यूटिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। हमने पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता और ह्रास नियम के प्रतिपादक है द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। तो सिंपल, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था। एक ही क्वेश्चन से आपने देख लिया, टोटल 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और आगे आप देखना एक क्वेश्चन से टोटल 4 क्वेश्चन बन सकेंगे, ठीक है। आगे आप बस देखते जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गॉसेन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है द कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांटेज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूटिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। मैंने आपको बताया था कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच इन दोनों को किसने प्रोपाउंड किया था, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी था वो किसने दिया था? वो दिया था हिग्स एंड एलन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है बजट सेट के लिए आवश्यक है डैश इज रिक्वायर्ड फॉर अ बजट सेट। तो एक बजट सेट के लिए कलेक्शन ऑफ बंडल्स, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस और टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर तीनों रिक्वायर्ड है, तीनों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तो उस केस में हमारा जो टोटल यूटिलिटी होता है जो पीक पर पहुंच चुका होता है वो क्या करता है? वो घटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टार्ट डिक्रीजिंग। 24 नंबर क्वेश्चन है मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को, तो मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को हम मनी में मेजर कर सकते हैं और कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। आपको मैंने बता चुका था कि कार्डिनल अप्रोच को किसने प्रोपाउंड किया था? मार्शल ने। और ऑर्डिनल अप्रोच को किसने प्रोपाउंड किया था? अभी मैंने आपको बताया था हिग्स एंड एलन ने, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखना। मैं जो भी वर्ड्स बोलता हूँ उससे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे पता नहीं कैसे जो स्टूडेंट्स था उन्होंने मात्रात्मक कथन किया है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 26 नंबर क्वेश्चन है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स डिमांड। तो प्राइस, चेंज इन इनकम, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड। तो वही कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। वही वैसे गुड्स जो एक दूसरे के पूरक होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है मूल्य वृद्धि से गिवन वस्तुओं की मांग। तो जब मूल्य बढ़ता है तो उस केस में जो हमारा गिवन गुड्स होता है वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज। तो वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? फॉर अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। तो ये तीनों तो ऐसे ही फैक्टर हैं जिनसे हमारा डिमांड चेंज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की उपभोग घटा देता है? विथ इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स। तो जो गिवन गुड्स होते हैं उनकी कंजम्पशन को जो कंज्यूमर होता है वो घटा देता है इनकम की इंक्रीज होने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है मांग की लोच है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो अब इसका आंसर होना चाहिए था क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है गिवन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनात्मक।
फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से की जाती है? तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड एंड पॉइंट मेथड, इन तीनों से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड इज शोन बाई, तो चेंज इन क्वांटिटी बाई क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस बाई प्राइस। इस तरह से इसे शो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इज, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कई सारे बुक्स को भी देखा, तो उन सभी में किसी में कुछ आंसर था, किसी में कुछ आंसर था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेस दैन यूनिटी। नेसेसरी गुड्स के लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो लेस दैन यूनिटी होता है। ठीक है, क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, मुझे इस आंसर में थोड़े डाउट है। ठीक है, फिर 37 क्वेश्चन है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर? तो सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लक्स ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लक्स ने। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, विलासिता वस्तुओं की मांग फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज, तो लग्जरी गुड्स के लिए जो डिमांड होता है वो बेलोचदार होता है, वो इनइलास्टिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन में इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्पत्ति के साधनों का। सेम वही क्वेश्चन 41 नंबर में है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज फैक्टर ऑफ ए बी सी डी के। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड, तो हम लॉन्ग रन में सभी तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घकाल। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घकाल से। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का? तो एक्टिव फैक्टर कौन है? लेबर, श्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो लैंड, लेबर और कैपिटल ये तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पर मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कैपिटल को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनी। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट? तो नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन तीनों को हम शामिल करते हैं मनी कॉस्ट के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, औसत परिवर्तनशील लागत है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, अवसर लागत क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, यानी कि किसी एक चीज़ को पाने के लिए उसके पहले की चीज़ को जो हमने छोड़ दिया वो हमारा कहलाता है, जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया वो हमारा कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे, जो मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, एक वीडियो को मैंने अपलोड किया था इकोनॉमिक्स का, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दैट। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, AR प्रदर्शित किया जाता है। AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज सोन एज, तो एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में क्या स्थिर रहता है? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में याद रखना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लो। और इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जो सेंटअप एग्जाम हुआ है इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं दिखाता हूँ अभी के अभी। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। इसका क्या आंसर होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में
एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे सी में भी आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, बिकॉज यहाँ पे आपको दिया हुआ था बोथ ए एंड बी। यहाँ पे डी का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं कि बोथ ए एंड सी, तो वैसे में आप कुछ डाउट में रह सकते थे, पर यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है और वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, औसत आगम किसके समान है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन में होता है इन अ फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो फर्म्स के इक्विलिब्रियम में जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिजिकल पॉलिसी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स और पब्लिक डेट, इन तीनों को हम फिजिकल पॉलिसी में शामिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में हो सकता है, बजट में इंक्लूड। तो बजट में इंक्लूड रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट, ये तीनों शामिल हो सकते हैं एक बजट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। 57 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ। तो सप्लाई के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, डिमांड के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ अ टाइम पीरियड एंड प्राइस। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। विच इज डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के कौन कौन से निर्धारक घटक हैं। इसके निर्धारक घटक हैं वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत और उत्पादन साधनों की कीमत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह किसका कथन है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड इट। तो ये किसने कहा था, ये कहा था जेबी से ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो जब प्राइस के थोड़े से चेंज होने पर हमारा जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो उस केस में ये किस तरह का सप्लाई, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड होता है। तो ये होता है इलास्टिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलास्टिक, लोचदार। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में यानी कि सप्लाई में केवल 15% की वृद्धि हो, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो ऐसे वस्तु की पूर्ति क्या होगी, ये होगी इनइलास्टिक, यानी कि बेलोचदार। बहुत ही कम चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेलोचदार। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा खिलोच होती है। द इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑरिजिन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वल टू यूनिटी। और इन क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव की वीडियो में कवर कर रखा है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की वीडियो में। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। तो वन एरिया, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति और सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये तीनों एक मार्केट की फीचर्स होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है वो है। तो मार्केट सिचुएशन जहाँ पे सिर्फ एक ही बायर होता है वो कहलाता है एक क्रेताधिकार, यानी कि मोनोपोली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो अपने बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट में चेंजेस लाके उसे सेल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन दोनों में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर का गुण है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिट। तो इट प्रमोट्स कैपिटल मूवमेंट,
इट प्रिवेंट कैपिटल आउटफ्लो एंड इट प्रिवेंट स्पेकुलेशन। ये तीनों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये तीनों प्योर कंपटीशन के फीचर हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये सारे जो फीचर्स आपको दिए हुए ये सारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स हैं, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिरात्मक प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया था। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स के कॉन्सेप्ट को चैम्बर्ड ने दिया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये मैं कम से कम 4 बार आपको बता चुका हूँ। तो 73 नंबर क्वेश्चन है, समरूप उत्पाद की विशेषता कौन सी है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन की फीचर्स होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पूर्ण प्रतियोगिता। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। हु सेट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मार्शल ने, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है। तो इन हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाय मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। तो मार्शल ने टोटल 3 कैटेगरी में से बांटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। 77 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्य कहाँ पाया जाता है। वेयर इज मार्केट प्राइस फाउंड। तो मार्केट प्राइस शॉर्ट पीरियड में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन शॉर्ट पीरियड मार्केट। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड। तो डिमांड और सप्लाई दोनों से किसी भी गुड्स का प्राइस डिटरमाइन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मार्केट प्राइस एक वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए एसोसिएटेड होता है, संबंधित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगी फर्म को सामना करना पड़ता है। अ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म फेसेज। तो एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो होता है वो कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू, कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू और फिक्स्ड प्राइस तीनों का सामना उसे करना पड़ता है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, साधन कीमत निर्धारण का निम्न में कौन सा घटक है। विच इज द कॉम्पोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। तो रेंट, वेजेज एंड इंटरेस्ट, ये तीनों साधन कीमत निर्धारक के घटक हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो जो एक्साइज ड्यूटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, वही इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये तीनों डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है। प्राइस सीलिंग फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो प्राइस सीलिंग होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए फिक्स की जाती है ताकि कोई भी सेलर किसी एक आइटम्स का जो प्राइस है वो एक फिक्स्ड लिमिट से ज़्यादा में ना बेच सके, ठीक है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक्स की उपयोगिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार सिद्धांत का संबंध निम्न में किससे। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से एसोसिएटेड है, यानी कि 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज समष्टि अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन कहाँ किया जाता है। अंडर विच जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड। तो जनरल प्राइस लेवल को हम कहाँ स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है।
इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज, तो जब स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। तो इनमें से जो वेल्थ है वो एक स्टॉक होता है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ये आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट और टोटल प्रोडक्शन, इन तीनों को स्टडी करते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। तो फ्लो में हम किसे इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं उपभोग को, निवेश को और आय को, यानी कि इनमें से सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो में हम किसे शामिल करते हैं, हम शामिल करते हैं रियल फ्लो को और मनी फ्लो को, यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ एंड क्वांटिटी ऑफ वेट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, ये तीनों स्टॉक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिकता क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित होता है, विच इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर शामिल होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। तो कैपिटल, इनकम, इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन इन प्राइस, इन तीनों में से कौन सा फ्लो नहीं है। फ्लो नहीं है कैपिटल, क्योंकि ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, यानी कि कैपिटल। कैपिटल जो है वो स्टॉक है, ना कि फ्लो। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर को सम्मिलित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, व्हाट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड। तो फिक्स्ड कैपिटल की कंजप्शंस को हम प्राइस डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल ह्रास। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। तो जो हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वो डायरेक्टली नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निगम कर। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। तो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज नॉन एज नेशनल इनकम, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। अब इस कंप्लीट सेंटअप एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, क्या सत्य है, विच वन इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन। ऑप्शन बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन। ऑप्शन सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। या ऑप्शन डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। तो जो सबसे करेक्ट कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ANP इज इक्वल टू GNP माइनस घिसावट। तो अब हमने इकोनॉमिक्स के सेंटअप एग्जाम के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देख लिया। अगर आपको इस फाइल की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे हमारे उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जितना चाहो उसे शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।